बीएससी पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बॉटनी की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर को पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड पेपर का नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। हिंदी में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? कवक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और पादप रोग विज्ञान। इससे पहले हमने काफ़ी क्लासेस के माध्यम से कवक विज्ञान को पढ़ा है, जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा हमने? कवक है क्या, उन कवकों के सामान्य लक्षण, उसके बाद उसका एक वर्गीकरण पढ़ा था जो एलेक्सोपोलोस और मिम्स के अनुसार दिया था, उसका आर्थिक महत्व पढ़ा था, कई प्रकार के कवक जैसे ईस्ट, राइजोपस, एल्बुगो, पक्सिनिया, अस्टिलेगो, अगेरिकस, ऑल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा का जीवन चक्र पूरा पड़ा था, जिसमें इसकी वर्गीकृत स्थिति, कायिक संरचना, जनन के प्रकार, लाइफ साइकिल इत्यादि के बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया था। इस प्रकार से इन टॉपिक को पढ़ने से सेकेंड पेपर की 3 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आपको पता होगा कि यूजी क्लासेज में सिलेबस एक पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है जो 11th और 12th की तरह बुक्स के रूप में नहीं होता। 11th और 12th में होता क्या? एक किताब होती है, बुक्स होती है। उस बुक के अंतर्गत जितने लेसन होते हैं वो लेसन, चैप्टर, सिलेबस का भाग माना जाता है। लेकिन इस यूजी क्लास में इस प्रकार की कोई बुक नहीं होती, निर्धारित नहीं होती, बल्कि सिलेबस निर्धारित होता है जिसमें कई टॉपिक लिखे होते हैं। उन टॉपिक को यूनिट वाइज बांटा जाता है। तो पहली यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, दूसरी यूनिट में कौन से रहेंगे, तीसरी यूनिट के अंदर कौन से रहेंगे। तो इस प्रकार से 5 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया जाता है। तो उसमें से हमने सेकेंड पेपर की कितनी यूनिट पढ़ ली है? 3 यूनिट। इसी प्रकार से फर्स्ट यूनिट की भी हमने 3 से 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो चौथी यूनिट के संदर्भ में हम बात करना आज प्रारंभ करते हैं। ये यूनिट जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है। इसके अतिरिक्त इस सूक्ष्म जीव विज्ञान में किन का अध्ययन किया जाता है कि जीवाणु का, विषाणु का, परिवंश, वायरस, तो इत्यादि के बारे में हम विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होती है, एक सामान्य सा परिचय है इसका आज हम इस क्लास के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन क्या होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान एक परिचय, सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं। विज्ञान की एक वह शाखा जिसके अंतर्गत तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को, इस विज्ञान की शाखाओं को क्या नाम देते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। किसका अध्ययन करेंगे हम इसमें? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किनको कहते हैं, किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव हम लिख सकते हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। हमारे सामने स्थित इस वातावरण के अंदर, वायु के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव घूमते होंगे, लेकिन हमें वो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। जल की एक बूंद में बहुत सारे जीवाणु होते हैं, हम उसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उस स्थिति में वो जीवाणु, वो जीव हमें दिखते हैं और हमें विश्वास ही नहीं होता कि इतने सारे जीव इस पानी में है जिसको हम पीते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई कि वे जीव
जिन्हें या जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजुआ। तो कुल 5 समूह निर्धारित होते हैं। कवकों में हमें पढ़ा है अगेरिकस, जिसको हम स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से देख सकते हैं। शैवाल में काला पड़ा हमने स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव कैसे हुए? तो कुछ एक अपवाद स्वरूप ऐसे पौधे पाए जाते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले इन सूक्ष्म जीवों का आकार कितना होगा? जैसे कि हमने अगेरिकस के बारे में बात की थी, कारा के बारे में बात की थी, तो ये एक स्थूल पादप हैं जो सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन फिर भी अधिकांश इन समूह में पाए जाने वाले जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनका आकार सामान्यतः 0.1 mm से कम होता है, 0.1 mm से कम होता है। हमारी आंखें, स्वस्थ मनुष्य की आंखें अधिकतम 1.0 mm के कणिकीय पदार्थ को देख सकता है, और ये इसका 10 गुना और ज़्यादा कम है। तो सामान्य जब कि सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, उनका आकार इससे कम होता है। किस पैरामीटर के मध्य होता है? पैरामीटर होता है 20 नैनोमीटर से लगा करके 5 मिलीमीटर के पास। अब यदि वो 1 मिलीमीटर से अधिक है तो उसको नग्न आंखों से देख सकते हैं, यदि उससे कम है तो हम उसको नहीं देख सकते। सबसे बड़ा सूक्ष्म जीव सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से 2.5 लाख गुना बड़ा होता है, फिर भी वो कितने में आता है? मिलीमीटर के अंतर्गत ही आता है। अब जितने सूक्ष्म जीव है, जैसे ये विषाणु है, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, हम दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। ये इस समूह में, इस संघ में आते हैं। ऐसा हमने किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था 11th क्लास में, एक छोटा सा टॉपिक था, व्हिटेकर द्वारा जीवों को 5 जगतों में विभक्त किया गया है। तो उसको पंचजगतीय अवधारणा के नाम से उसको पढ़ते हैं। तो उस पंचजगतीय अवधारणा में हमने इन समूह को पढ़ा था, जिसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई थी, एनिमिलिया था और प्लांटी। उनमें प्रोटोजोआ को एनिमिलिया के अंतर्गत रखा गया था, किंगडम एनिमिलिया। और उसमें प्रोटोजोआ का जब हमने आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, तब हमने अमीबा, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि प्रकार के जीवों के नाम पढ़े थे, उनकी संरचना को समझा था। वो किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, डेंगू वायरस के द्वारा डेंगू होता है, विब्रियो कोलाई के द्वारा हैजा होता है। तो हम जिन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं वो अधिकांशतः किस प्रकार के होते हैं? हानिकारक होते हैं। लेकिन वंडर ये है कि केवल 1% सूक्ष्म जीव ही हानिकारक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात 99% सूक्ष्म जीव लाभदायक प्रवृत्ति होते हैं। वो किसी न किसी प्रारूप से मनुष्य को और इस प्रकृति को प्रभावित करते हैं। किस दृष्टि से? लाभदायक दृष्टि से। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं लैक्टोबैसिलस का, LAB। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है। क्या कार्य करता है? दूध को दही में बदलने का कार्य करता है।
इस जीवाणु की उपस्थिति में दूध दही का निर्माण होता है और दही में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो वो लाभदायक हुआ ये। तो इस प्रकार से एक लाभदायक स्थिति ये है। इसके अलावा अनगिनत और प्रतिदिन ऐसी अनेकों क्रिया है जो सूक्ष्म जीव द्वारा संचालित होती है और मानव के लिए लाभदायक होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया तो वो लाभदायक की श्रेणी में कितना आता है? 99%, और केवल 1% होते हैं वो हानिकारक होते हैं, और हानिकारक सूक्ष्म जीव हमेशा रोगजनक के रूप में जाने जाते हैं। ये रोगजनक पादपों को और जंतुओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। पादपों में फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को पादप रोगजनक, जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को जंतु या प्राणी रोगजनक के नाम से जानते हैं। तो ये तो था एक सूक्ष्म जीवों का सामान्य से परिचय कि इसमें हम किसको रखते हैं, किसका अध्ययन करते हैं। अब इस संसार में इन सूक्ष्म जीवों का स्थान क्या है, ये इन जीवों को क्या माना गया है? पादप माना गया है या जंतु माना गया है या कोई दूसरी प्रकार की संरचना मानी गई है? तो इन संसार में इसकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले इन सूक्ष्म जीवों को एनिमिलिया और प्लांटी में रखा गया था। कवक, शैवाल एनिमिलिया प्लांटी में आते हैं। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, इसको किस में रखा गया? पादप एनिमिलिया की श्रेणी में रखा गया। तो वो एक द्विजगतीय अवधारणा हुई। इसके बाद में त्रिजगतीय अवधारणा आई थी जो अर्नेस्ट हैकेल ने प्रतिपादित की थी। उन्होंने एनिमिलिया प्लांटी के साथ में प्रोटिस्टा रखा और जीवाणु विषाणु को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। इसके बाद में और अधिक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? धीरे धीरे विकास होता गया, इन सूक्ष्म जीवों का धीरे धीरे अध्ययन होता गया, उसको समझा गया। तो समझने के बाद में सबसे ज़्यादा प्रचलित मान्यता प्राप्त जीवों की वर्गीकरण प्रणाली दी गई वो थी रॉबर्ट एच व्हिटेकर के द्वारा। कब दी थी? 1969 में दी गई थी। इस अवधारणा को 5 किंगडम हाइपोथेसिस या पंचजगतीय अवधारणा कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार जीवों को 5 जगतों में विभक्त किया गया। सबसे पहला मोनेरा, लिख सकते हैं मुझको मोनेरा। मोनेरा के बाद में सेकंड नंबर का आता है प्रोटिस्टा, इसके बाद में कवक, फिर पादप और एनिमिलिया और जंतु। तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 5 जगतों में विभक्त हो गए, इसलिए इसको 5 किंगडम या पंचजगतीय अवधारणा कहते हैं। हैकेल ने जिस प्रोटिस्टा के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों को रखा था वो कोशिकीय संगठन के आधार पर रखा गया। यानी सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत करने का आधार क्या है? कोशिकीय संगठन। वो एक कोशिकीय है या तो बहुकोशिकीय है। तो अधिकांश सूक्ष्म जीव होता है वो एक कोशिकीय होता है। इसके बाद में इन्होंने देखा कि ये केवल एक कोशिका तो बहुकोशिकीय से ही परिभाषित नहीं होते हैं, बल्कि इनकी कोशिका संगठन भी अलग अलग है। तो वो या तो यूकैरियोटिक कोशिका थी या फिर वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, हम इसको विस्तार से अलग टॉपिक के रूप में उसको पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे, यूकैरियोटिक किसको कहेंगे। जबकि व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम हाइपोथेसिस का जो आधार था वो आधार था कोशिकीय संरचना की जटिलता, शरीर संगठन की जटिलता और पोषण के प्रकार, पोषण की विधि। इसके आधार पर इन जीवों को अलग अलग किया गया। तो इस प्रकृति में वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो व्हिटेकर के द्वारा सूक्ष्म जीवों को मोनेरा और प्रोटिस्टा में रखा गया। विषाणु और जीवाणु को मोनेरा में रखा गया, जबकि शैवाल को प्रोटिस्टा में रखा गया। कवक को एक अलग पादप समूह कवक के रूप में परिभाषित किया गया। प्रोटोजोआ एनिमिलिया के अंतर्गत रखे गए। जब हम इस
विज्ञान के फील्ड की बात करें, स्कोप की बात करें कि अभी भी इस सूक्ष्मजीव विज्ञान के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में हम कार्य कर सकते हैं, हमारे पास में स्कोप क्या है, इसका क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले 1962 विलियम एच स्टीवर्ट ने ये कहा था, क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां जो महामारी के रूप में फैलती हैं वो आज से स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि पुराने ज़माने से ही इस विश्व के अंदर समय समय पर अपनी दस्तक देते रहते। तो जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया, नए नए आविष्कार होते गए, नए नए एंटीबायोटिक्स विकसित हो गई, रासायनिक विकसित हो गई, जो मेडिसिन के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हो गया, तो कई बीमारियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कई बीमारियां चलती रही। जब कंट्रोल होने की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब 1962 में विलियम एच स्टीवर्ट, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक था, उन्होंने ये कहा था कि संक्रामक रोगों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को जीत लिया गया। क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे कि 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में इस विश्व में कई प्रकार के रोग फैलते जा रहे थे जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न थे, जैसे चेचक है, टीबी है, पोलियो है, इत्यादि प्रकार के। तो वो उनका रोगजनक कोई न कोई सूक्ष्म जीव था, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। जो नई मेडिसिन विकसित की गई उसके द्वारा धीरे धीरे वो कंट्रोल होने लगे, उसका प्रसार होना कम होने लगा। तो उन्होंने ये 1962 में कहा था कि संघर्ष को जीत लिया गया, लेकिन स्थिति इसके उल्टी हो गई। हुआ क्या कि इनके स्टेटमेंट के बाद में, इनके वक्तव्य के बाद में भी कई रोग धीरे धीरे फैलते गए। हालांकि उनके फैलने की तीव्रता कम थी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट उत्पन्न होना ज़्यादा प्रारंभ हो गए। तो ये फिक्स हो गया कि इन संक्रामक रोगों के विरुद्ध अथवा सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध संघर्ष को जीतना कठिन ही नहीं है, कठिन तो है ही है, इसके साथ साथ में उससे क्या परिणाम विकसित होंगे इसके बारे में हम कोई फिक्स नहीं कह सकते। तो एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है जो पुराने ज़माने से लगा करके आज दिन तक हम उसको उसी संघर्ष के साथ में जी रहे, संघर्ष करते जा रहे हैं। वर्तमान में उत्पन्न महामारी कोविड-19 भी इसी का संदर्भ है। ये भी एक वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी, सूक्ष्म जीव है। अब इसका हम कंट्रोल नहीं कर रहे, अभी तक इसके विरुद्ध कोई किसी प्रकार की रासायनिक पदार्थ भी नहीं है जिसका उपयोग इसको कंट्रोल में कर रहे हैं। तो संघर्ष तो इसके साथ में हो ही रहा है, साथ में इसके साइड इफेक्ट भी अधिक हो रहे हैं। तो हम उसको संघर्ष को जीतना कठिन ही नहीं है, बल्कि इसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में भी हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि संघर्ष लंबा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि नंबर फर्स्ट, इन सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। सामान्य रसायन का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और जिनका असर इनके ऊपर पड़ता है, जिनके प्रति ये अपनी रेस्पॉन्स दर्शाता है, उन रसायनों के कारण मानव की दूसरी कोशिका भी प्रभावित होती है। तो साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण हम इजी वे से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो उत्परिवर्तन है। ये मुख्य रूप से वायरस के संदर्भ में सबसे ज़्यादा बात लागू होती है। वायरस अपने स्टेज बाई स्टेज अपना रूप को बदलता रहता है। तो जिस रूप के लिए कोई विशेष मेडिसिन, वैक्सीन तैयार की है, वो रूप बदलने के कारण अप्रभावी हो जाती है। तो इन दोनों के कारण सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध चलने वाले संघर्ष को और बढ़ाता जाता है, और इसकी लड़ाई लंबी होती जा रही है, जिसके कारण इसका फील्ड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें और अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। क्या क्या फील्ड हो सकते हैं? तो फील्ड में देखिए, इसका वर्गीकरण किसमें क्या होता है। जैसे कि वायरस के संदर्भ में हम बात करें तो ये निर्जीव और सजीव के मध्य की योजक कड़ी है। अभी भी हम ये कह नहीं सकते कि सजीव है निर्जीव है, हम दोनों ही मानते हैं, सजीव भी है और निर्जीव भी है, वर्गीकृत पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। दूसरा, कई प्रकार की सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित शाखाएं, जैसे बैक्टीरियोलॉजी जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन करें, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन करें, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कर रहे हैं, प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजोआ का
पैरासिटोलॉजी, जितनी प्रकार के प्रकोष्ठियों का अध्ययन कर रहे हैं, एंड वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन करें। तो इतने सारे विज्ञान की शाखाएं। इसके अतिरिक्त उन सूक्ष्म जीवों की आनुवांशिकता, उसकी मेटाबॉलिज्म के आधार पर माइक्रोब्स मेटाबॉलिज्म, माइक्रोब्स जेनेटिक्स, माइक्रोब्स इकोलॉजी, क्या कहलाएगा? इकोलॉजी, सब इसी के साथ में आ रहा है। इस प्रकार का यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो इम्यूनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड कीमोथेरेपी, ये स्वास्थ्य से संबंधित। यदि हम इनका उपयोग के बारे में बात करें, यूजेस के बारे में बात करें, तो जीवाणु का उपयोग वातावरण को शुद्ध करने में, औद्योगिक पेय पदार्थ को निर्मित करने में, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में, स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर इकोसिस्टम को शुद्ध करने में, इकोसिस्टम को नियंत्रित करने में बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सूक्ष्म जीवों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जैव उर्वरक के रूप में नॉस्टॉक या साइनोफाइसी के साइनोबैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, रब्रेडी राइजोबियम और राइजोबियम को यूज़ किया जाता है। तो अभी भी इतना विज्ञान के विकास होने के बावजूद भी सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़े फील्ड के साथ में इसमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है और होता है। इसी के साथ में सूक्ष्म जीव विज्ञान के परिचय का ये पहला लेक्चर समाप्त करते हैं। सेकंड भाग में हम देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। थैंक यू।